साथियों, देश में ओबीसी आरक्षण के साथ बड़े पैमाने पर लगातार खिलवाड़ हो रहा है और देश में आरक्षण व्यवस्था को ठीक प्रकार से आज़ादी के 75 साल में अभी तक लागू नहीं किया गया और अभी तक लागू ना होने की वजह से देश में जो वंचित समूह है, जो पिछड़ा समूह है, वो ओबीसी, एससी, एसटी के जो लोग हैं, वो लोग अभी भी मुख्यधारा में नहीं आ पाए हैं। नीट में सरकार ने पहले तो ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया। देश भर में बड़े पैमाने पर जब इस पर सवाल उठे, इस पर लड़ाई लड़ी गई, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से भी देश भर में धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया, तो सरकार दबाव में आई और सरकार ने नीट में ओबीसी को आरक्षण देने का फैसला किया। मगर अभी जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उन तथ्यों के आधार पर यह बात प्रमाणित हो रही है कि नीट में ओबीसी आरक्षण को लागू करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में घपला करके, उस प्रक्रिया में घोटाला करके ओबीसी को सीमित किया जा रहा है और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, माननीय प्रशांत भूषण जी, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके इस बात को उठाया गया कि नीट में 2022 में पीजी में जो एडमिशन हो रहे हैं, उसमें जो ओबीसी के छात्र जो मेरिट लिस्ट में आ गए, उनको भी रिजर्व कैटेगरी के अंदर ही एडमिशन दिया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। देश भर में तमाम जगह नियुक्तियों के मामलों में भी ऐसी जानकारी आई कि रिजर्व कैटेगरी को रिजर्व कैटेगरी में ही ढकेलने की कोशिश की जा रही है। भले ही उसका जो नंबर है वो मेरिट लिस्ट में है और वो मेरिट लिस्ट में उसको सेलेक्ट किया जाना चाहिए आरक्षण नियमों के मुताबिक, मगर मेरिट लिस्ट में ना सेलेक्ट करके उसको ओबीसी के कोटे में ही ढकेला जाता है। मेरिट लिस्ट में होने के बावजूद भी उसको ओबीसी के कोटे में ही ढकेला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है और इससे ओबीसी के कोटे में जिन स्टूडेंटों को लेना है उनका नुकसान हो जाता है और वो वंचित हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार का बहुत बड़ा अन्याय है। तो इसलिए इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। हमारे देश में शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन लागू किया गया है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% रिजर्वेशन लागू किया गया है, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन लागू किया गया है। तो ये जो एससी, एसटी, ओबीसी है, ये एक आरक्षित वर्ग की श्रेणी माना जाता है और ये जो आरक्षित वर्ग की श्रेणी है, इसको ही रिजर्वेशन क्यों दिया गया? क्योंकि संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ा संकट था, एक बहुत बड़ा सवाल था कि देश में कुछ लोगों ने ऐसा सिस्टम चलाया, कुछ लोगों ने हजारों साल से ऐसी व्यवस्थाएं चलाई जिसमें कुछ लोगों के पास में ही अवसर था और देश की बहुत बड़ी आबादी, लगभग 90% से अधिक जो देश की बड़ी आबादी थी, वो बड़ी आबादी अधिकार वंचित थी। ब्राह्मणों ने जो मनुस्मृति लिखा, उस मनुस्मृति में ब्राह्मणों ने लिखा कि ब्राह्मणों को के अलावा जो शूद्र और अति शूद्र लोग हैं, शूद्र और अति शूद्र लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, धन रखने का अधिकार नहीं होगा, बोलने का अधिकार नहीं होगा, सुनने का अधिकार नहीं होगा। इनके कान में अगर शब्द पड़ जाए तो इनको शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, आंख से देख ले तो आंख में सूजा डाल देना चाहिए, उच्चारण करें तो जीभ काट लेनी चाहिए। इतने भयानक कानून भी बनाए गए। पढ़ने का अधिकार, पढ़ाने का अधिकार, धन संपत्ति रखने का अधिकार, शस्त्र उठाने का अधिकार, ये सारे अधिकार ब्राह्मणों के पास रहेंगे और जो शूद्र और अति शूद्र थे, इनको इन सभी प्रकार के अधिकारों से रोक कर रखा गया, वंचित करके रखा गया।
तो ये हजारों साल तक एक सिस्टम देश में चला, जिस सिस्टम की वजह से देश की जो 85 से 90% जो आबादी है वो आबादी अधिकार वंचित रही, और अधिकार वंचित होने की वजह से वो बैकवर्ड हो गई। वो बैकवर्ड इसलिए नहीं हो गई कि उनके अंदर योग्यता नहीं थी, बल्कि वो बैकवर्ड इसलिए हो गए क्योंकि उनको अवसर नहीं था, उनको अवसरों से वंचित रखा गया, और अवसरों से वंचित रखने की वजह से वो बैकवर्ड हो गए। तो देश में संविधान निर्माताओं के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हजारों साल की अव्यवस्था की वजह से, हजारों साल से एक वर्ग ने जिस प्रकार का प्रभुत्व स्थापित किया और सारे लोगों के अवसरों को बंद कर दिया और सारे अधिकार अपने पास ही समेट लिए और केवल अपने डेवलपमेंट पर काम किया, तो इससे एक बड़ी खाई जो निर्माण हो गई। इस खाई को कैसे समतल किया जाए, इसको कैसे बराबर किया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर व्यवस्था दिया। संविधान निर्माताओं ने, और खास तौर से बाबा साहब अम्बेडकर चूंकि वंचित समुदाय से आते थे, तो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के चिंतित थे कि किस प्रकार से ये जो हजारों साल से अधिकार वंचित शोषित लोग हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हुआ है और जिसकी वजह से ये बैकवर्ड हो गए, मुख्यधारा से बहुत ज़्यादा दूर चले गए, इनको मुख्यधारा में वापस कैसे लाया जाए, मुख्यधारा के साथ कैसे जोड़ा जाए, और इनको मुख्यधारा के साथ जोड़े बगैर, क्योंकि ये इतनी बड़ी आबादी है, राष्ट्र का विकास संभव नहीं है, देश का विकास संभव नहीं है, इनके साथ न्याय संभव नहीं है, तो इनको कैसे लाया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल संविधान निर्माताओं के सामने था। और इस बड़े सवाल को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने दो व्यवस्था किया। एक व्यवस्था ये किया कि संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये लिखा कि संविधान के सामने, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो अछूत हो, संविधान के सामने सभी लोग बराबर हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। दूसरा, संविधान निर्माताओं को ये बात समझ में आ रही थी केवल इक्वलिटी बिफोर लॉ से इक्वलिटी नहीं आ सकती, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ ये एक स्टेप है इक्वलिटी को स्थापित करने का, मगर केवल इतने भर से बराबरी नहीं आ सकती है, इक्वलिटी नहीं आ सकती है। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अब सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए। कानून के सामने सभी बराबर हैं ऐसा कानून कह रहा है, लेकिन जो ज़्यादा पहले से मजबूत है उसको भी कानून उतना ही सुविधा दे रहा है, और जो बहुत पीछे रह गया है, बहुत कमजोर है, उसको भी संविधान और कानून उतना ही सुविधा दे रहा है। तो निश्चित रूप से जो मजबूत है वो और ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा, और जो कमज़ोर है वो कमज़ोर का कमज़ोर ही रह जाएगा। तो इससे बराबरी नहीं आ सकती है, बल्कि इससे भी उन्हीं लोगों को फायदा होगा, केवल इक्वलिटी बिफोर लॉ से उन्हीं लोगों को फायदा होगा जिन्होंने आज तक फायदा जिनको हुआ है, जो अभी मजबूत हो गए। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने दूसरा स्टेप लिया, दूसरी व्यवस्था किया कि जो कमजोर लोग हैं, जो हजारों साल के व्यवस्था के शिकार लोग हैं, जिसकी वजह से वो पिछड़ गए, जिसकी वजह से वो बैकवर्ड हो गए, अगर उनको मुख्य धारा में लाना है तो उनको विशेष व्यवस्था देना पड़ेगा, विशेष सुविधा देना पड़ेगा। जैसे घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको विशेष प्रकार का इलाज दिया जाता है, विशेष प्रकार का खाना दिया जाता है, विशेष प्रकार की दवा दिया जाता है, ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो करके बाकी जो स्वस्थ लोग हैं उनके समान हो जाए। तो उसी प्रकार से संविधान निर्माताओं ने जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे, शेड्यूल कास्ट के लोग थे, शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, जो हजारों साल से अधिकार वंचित लोग थे, उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए, जो सोशली बैकवर्ड थे, एजुकेशनली बैकवर्ड थे, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं था, तो ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट के तौर पर रिजर्वेशन की व्यवस्था दी, ताकि ये लोग भी मुख्य धारा से जुड़ सके, ये लोग भी बराबरी में खड़े हो सके, और जो ये हजारों साल की असमानता की खाई है इसको समतल किया जा सके, इनका भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व हर जगह हो सके। इस बात को ध्यान में रख करके रिजर्वेशन की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और संविधान निर्माताओं ने देने का काम किया।
लेकिन जिस प्रकार से आरक्षण व्यवस्था को लागू करने का काम चल रहा है और जिस प्रकार से अभी नीट का मामला सामने आया कि इसमें ओबीसी का बच्चा कितना भी योग्य हो, मेरिट लिस्ट में है, मगर उसको ओबीसी के कोटे में ही रखा जाएगा, तो इससे जो संविधान निर्माताओं की मंशा थी, जो संविधान निर्माताओं की सोच थी, वो पूरा नहीं होती, बल्कि ये उसके खिलाफ में है। इससे जो लोग पहले से मजबूत हैं, उन्हीं लोगों को बगैर रिजर्वेशन के रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। तो इसलिए अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। मगर हम लोगों को, देश भर में बैकवर्ड क्लास के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को ये बातें समझने की जरूरत है कि आज़ादी के 75 साल में रिजर्वेशन को लागू करने का काम कम हुआ, बल्कि रिजर्वेशन को सबोटेज करने का काम ज्यादा हुआ। लागू करने का काम कम हुआ, सबोटेज करने का काम ज्यादा हुआ। ओबीसी के लोगों को तो 92 तक रिजर्वेशन के लिए इंतजार करना पड़ा, और जब 16 नवंबर 1992 को रिजर्वेशन मिला तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्रिमिलेयर लगा दिया गया, और इसकी वजह से ओबीसी के रिजर्वेशन की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि ओबीसी में जो लोग सक्षम थे वो क्रिमिलेयर में आ गए, और जो अपने बच्चे को पढ़ाने में सक्षम नहीं थे वो आउट हो गए, वो अपने आप ही आउट हो गए। तो दोनों तरीके से, एक तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की वजह से जो पढ़ाने में अपने बच्चे को सक्षम थे, उनके पास इतनी इनकम थी, वो इसलिए आउट हो गए कि उनके पास इनकम ज़्यादा है। जिनके पास इनकम नहीं थी वो अपने बच्चे को हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं दिला पाए, तो वो भी आउट हो गए, और ओबीसी का आरक्षण बड़े पैमाने पर प्रभावहीन हो गया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को भी ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और इसकी वजह से आज तक शेड्यूल कास्ट का कोटा फुलफिल नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा फुलफिल नहीं हुआ, ओबीसी का कोटा फुलफिल नहीं हुआ। ये सारी जगह खाली पड़ी हुई है, ये सारी जगह खाली पड़ी हुई है। तो एससी, एसटी, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसके साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ हो रहा है। तो ये जो खिलवाड़ बड़े पैमाने पर रिजर्वेशन के साथ में हो रहा है, इसको रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है, ये भी बात समझने की जरूरत है। ये खिलवाड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि रिजर्वेशन को लागू करने वाले जो लोग हैं वो उसी मानसिकता के लोग हैं, वो अभी अपने पुरखों की मानसिकता में ही जी रहे हैं। उनके पुरखों ने मनुस्मृति लागू करके इस देश की बहुसंख्यक आबादी को अधिकार वंचित किया था। आज भारतीय संविधान ने सबको बराबर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी बराबर हैं, और इसके साथ ही साथ केवल कानून के बराबर सभी बराबर हैं इतना प्राविधान करने से बराबरी नहीं आएगी। इसलिए बराबरी में लाने के लिए स्पेशल व्यवस्था के तहत रिजर्वेशन और जैसी तमाम सुविधाएं संविधान निर्माताओं ने देने का काम किया। मगर आज जो लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए बैठे हुए हैं तमाम प्रशासनिक पदों पर, उन लोगों की जो मानसिकता है वो मनुवादी मानसिकता है उनके पूर्वजों की। तो इसलिए वो रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट भी रिजर्वेशन के विरोध में काम कर रही है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के इशारे पर चलती है जिनके लोगों ने इस देश में अन्याय और अत्याचार किया हजारों साल से। उनकी मानसिकता बदली है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर हाई कोर्ट तक ने इस बात को स्वीकार किया है कि आरक्षण में घोटाला हुआ है। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने ओबीसी के साथ में न्याय नहीं किया, और बड़े पैमाने पर ओबीसी के साथ हकमारी की गई। तो ये जो सिलसिला है ये कोई एक जगह का सिलसिला नहीं है। देश भर में जहां भी नियुक्तियां हो रही है उसमें आरक्षण के साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ किया जा रहा है और भेदभाव बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो इसको अगर रोकना है तो रोकने के लिए इसको लोगों को जागृत करना होगा इसके बारे में।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की लगातार ये कोशिश रहती है कि अपने हक अधिकार के मुद्दों को लेकर हम अपने समाज के लोगों को जागृत करने का काम करें, अपने समाज के लोगों को संगठित करने का काम करें। और जो भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, जो देश में 85 से 90% लोग हैं जो कि पिछड़ गए हैं, अधिकार वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों को जागृत किया जाए, संगठित किया जाए और संगठित करके सड़कों पर उतरकर भी इस लड़ाई को लड़ा जाए। क्योंकि देश में जो स्थितियां चल रही है, अभी देश में बहुत सारे संस्थानों से कोई उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है, क्योंकि वो संस्थान निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। संविधान में इकोनॉमिक क्राइटेरिया रिजर्वेशन का ना होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट से OBC को इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगा दिया गया, जिसका बड़ा खामियाजा OBC के लोग अभी तक भुगत रहे हैं। 50% रिजर्वेशन का कोई प्राविधान संविधान में ना होने के बावजूद भी अभी तक 50% का सीमा बनाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखा गया था, और जिसकी वजह से OBC को अभी तक केवल 27% रिजर्वेशन मिलता है। अभी जब सवर्णों का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको 50% की सीमा को क्रॉस कर लिया। तो देश में ये जो चल रहा है, ये बहुत बड़े पैमाने पर इसको समझने की ज़रूरत है। इसलिए देश में हम लोगों को संगठित शक्ति का निर्माण करने की ज़रूरत है। संविधान के अनुसार हम लोग संविधान के दायरे में रहकर देश में अपनी शक्ति निर्माण कर सकते हैं और उस शक्ति का उपयोग अपने हक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है और 29 नवंबर को हम लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया है। उस भारत बंद में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट का भी है, क्योंकि अगर इस पर रोक लगाना है तो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनवाना होगा। ये आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो छेड़छाड़ हो रहा है, अगर इसको रोकना है तो रोकने का तरीका क्या है? रोकने का तरीका है रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाया जाए। आज़ादी के 75 साल में ये एक्ट किसी भी सरकार ने नहीं बनाया, क्योंकि अगर रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बन जाता है तो जो लोग आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके अंदर डर पैदा हो जाएगा कि रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट में ये प्राविधान होना चाहिए कि रिजर्वेशन को जो गलत तरीके से लागू करेगा उसको सख्त सजा होगी। तो इससे डर पैदा हो जाएगा गलत काम करने वाले लोगों को, और अगर डर सजा की हो गई तो फिर रिजर्वेशन ठीक प्रकार से लागू किया जा सकता है। तो इसलिए 29 नवंबर को जो हम लोग भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं उसमें रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाया जाए, और जो लोग रिजर्वेशन के साथ शासन प्रशासन में बैठे हुए जो लोग रिजर्वेशन लागू करने में छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ में कठोर कार्यवाही की व्यवस्था उस एक्ट में किया जाए, ताकि रिजर्वेशन से जो छेड़छाड़ हो रही है उसको रोका जा सके। और जिस मकसद के लिए संविधान निर्माताओं ने रिजर्वेशन की व्यवस्था दी थी कि वंचित वर्ग, शोषित वर्ग जो हजारों साल से रहा, उसको मुख्य धारा में लाया जा सके और देश का समावेशी विकास किया जा सके, देश को आगे बढ़ाया जा सके, तो इसके लिए जरूरी है कि रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से हो, और इसके लिए रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 29 नवंबर का जो भारत बंद है, उस भारत बंद को आप सभी लोग बड़े पैमाने पर कामयाब करेंगे, इसी आशा अपेक्षा के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।